हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। इस वीडियो में हम टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा समझाने और पढ़ाने की, ताकि हमारे बच्चे हमसे अच्छे से समझ जाएं और परीक्षा भवन में फिर उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। जब युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्रों के जोड़े से आधे आधे गुणसूत्र संतति को प्राप्त होते हैं। यानी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। जब युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्रों के जोड़े से आधे आधे गुणसूत्र संतत को प्राप्त होते हैं। युग्मकों के संलयन से गुणसूत्र फिर से मिल जाते हैं। जो युग्मकों का संलयन वो फिर से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबरी की भागीदारी होती है। उदाहरण, मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र। मनुष्य में 23 जोड़े यानी मनुष्य में कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई, और स्त्री में कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, तो ये मनुष्य के हैं, कितने होते हैं, 23 जोड़ी। और ये स्त्रियों में होते हैं, ये भी होते हैं 23 जोड़ी, ठीक है ना, पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी अलिंगी गुणसूत्र और 23वां जोड़ा लिंगी गुणसूत्र, यानी 22 जोड़े होते हैं लिंगी, यानी मनुष्य का जो 22 जोड़े होते हैं और स्त्री के जो, सॉरी, जो मनुष्य के होते हैं 22 जोड़े और स्त्री के 22 जोड़े वो समान रहते हैं, लेकिन जो एक गुणसूत्र होता है एक एक, वो असमान रहता है, यानी दोनों के एक एक भिन्न रहते हैं। नर में एक्स वाई गुणसूत्र और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। प्रजनन कोशिका में निरंतर विभाजन से ही जनन संभव हो पाता है। जिस दिन संचयन क्रिया होती है या जो भी माता पिता संचयन क्रिया करते हैं, ठीक है, उसी दिन से जब वो शुक्राणु अंदर जाते हैं, धीरे धीरे वो प्रजनन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो कुछ ऐसे सर्पिलाकार में रहते हैं, ऐसे ऐसे, फिर धीरे बढ़ते रहते हैं, फिर कहीं सर बनता है, फिर कान बनते हैं, धीरे धीरे वो क्रिया चलती रहती है। तभी तो 9 माह में एक संपूर्ण बच्चा या संपूर्ण बच्चे का रूप धारण होता है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संतति रचना होती है तब नर और मादा उसे समान रूप से आनुवंशिक पदार्थ की या प्रदान करते हैं या आनुवंशिक पदार्थ प्रदान करते हैं। इसी कारण संतति में नर और मादा उन जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित है। भाई, माता और पिता दोनों का योगदान रहता है एक संतान को उत्पन्न करने में। अगला क्वेश्चन है, केवल वे भिन्नताएं या विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव व्यष्टि के लिए उपयोगी होती हैं समिष्ट में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? क्वेश्चन क्या है, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव व्यष्टि के लिए उपयोगी होती हैं समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो क्या यह कथन से आप सहमत हैं या नहीं? क्यों हो या क्यों नहीं, ठीक है। लैंगिक जनन के लिए परिणाम स्वरूप जीव में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जीव में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन वे सारी विभिन्नताएं अपना अस्तित्व बनाकर नहीं रखती। लेकिन वो जो भिन्नताएं होती हैं वो अपना अस्तित्व बनाकर नहीं रखती। जीव के सामाजिक व्यवहार के कारण उन विभिन्नताओं में अंतर आ जाता है। यह संभव है कि सामाजिक जीव चींटी के अस्तित्व को उसकी विभिन्नता प्रभावित करे। जो सामाजिक जीव है उसकी चींटी के अस्तित्व को उनकी विभिन्नता से प्रभावित करे, वह जीवित ना रह पाए, लेकिन बाघ जैसी प्राणियों के अस्तित्व को संभवतः वह प्रभावित ना करे और उसका अस्तित्व बना रहे। मतलब चींटी बहुत छोटी होती है, चींटी बहुत छोटी होती है, उसको आप मार 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 के उसका अस्तित्व खत्म कर सकते हो, क्योंकि आप वो देखो बच्चे पाँव से कुचल देते नहीं। लेकिन क्या बाघ को ऐसा कर सकते हो? बाघ को क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि उसका अस्तित्व जो है, उसका वजूद जो है बहुत बड़ा है। बाघ का अस्तित्व आप नहीं खत्म कर सकते, ऐसे खूंखारेगा आप भाग जाओगे, है ना।
ये आपका बाघ रहा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? जड़, तने और पत्ती द्वारा बीज रहित पौधे उगाने की कुछ विधियों को जड़ और तने और पत्ती द्वारा बीज रहित पौधे उगाने की कुछ विधियों को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्त्री केसर के 3 भाग लिखिए। पुष्प में जो स्त्री केसर होते हैं या पुंकेसर होते हैं, जायंग होते हैं, इसी तरह स्त्री केसर होता है, उसके आपको 3 भाग लिखना है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से हैं? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता क्यों होती है? नर मतलब स्त्री और मादा मतलब पुरुष, ठीक है। नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता का प्रमुख कारण उनमें नर एवं मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का पाया जाना होता है। यानी उनमें जो हार्मोन्स होते हैं, मादा हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एवं नर होते हैं प्रोजेस्टेरोन, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुक्राशय का एक कार्य लिखिए। शुक्राशय का एक कार्य लिखिए। यह शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण करने के साथ साथ उनके प्रचलन के लिए आधारभूत स्रावित होता है। प्रचलन के लिए आधारभूत स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, नर वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं? जो नर वृषण होते हैं ऐसे कुछ रचना होती है, ठीक है। तो शरीर से बाहर क्यों होते हैं? बिल्कुल भी पढ़ते वक्त शर्माइएगा मत, मेरा उद्देश्य आपको समझाना, ना कि भ्रमित करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये क्या था, नर वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं? शुक्राणुओं को अधिक देर सक्रिय रखने के लिए कम तापमान की प्राप्ति हेतु शुक्राणु जो होते हैं, नर शुक्राणु, ये बाहर होते हैं। पुमंग एवं जयांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग पुष्प के नर जनांग है। पुमंग जो होते हैं वो पुष्प के नर जनांग है, जबकि जायांग पुष्प के मादा जनांग है। जायांग जो होते हैं वो मादा जनांग है। फल तथा बीज निर्माण करने वाले पुष्प के भागों के नाम लिखिए। फल तथा बीज निर्माण करने वाले पुष्प के भाग कौन कौन से हैं? अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय से क्या बनता है? फल, जबकि बीजांड से बीज बनते हैं, बीजांड से बीज बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? इसके छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी परिवार कल्याण हेतु बच्चों की जो संख्या होती है उन्हें सीमित करना, यानी कम बच्चे, ठीक। एक सरकार तरफ से एक योजना चलाई गई थी, छोटा परिवार सुखी परिवार, और इसका एक स्पेशल मंत्रालय है, परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी जो छोटे से परिवार का कल्याण कर सके, ठीक है। आप देखते होंगे गांव में जिसके 4 से 6 बच्चे होते हैं, तो क्या उनको अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े और अच्छी शिक्षा क्या उपलब्ध हो पाती है? नहीं ना। जिस पुरुष के या जिनके 2 बच्चे होते हैं उन्हें अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा, अच्छी किताबें, है ना, और अच्छा माहौल दे सकते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं? परिवार कल्याण, है ना। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अपना रहन सहन अच्छे से कर सकेगा। सीधी सी बात है भाई, जब परिवार में कम सदस्य होंगे तो उन्हें अच्छा खर्चा मिलेगा, ठीक है, उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल दिया जाएगा। और अधिक होंगे तो उन्हें भोजन उपलब्ध कराने में ही दिक्कत आने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, सजीवों में प्रजनन की विभाजन तथा खंडन विधि को उदाहरण द्वारा समझाइए। सजीव में प्रजनन कैसे होता है, उसकी यानी विभाजन कैसा होता है, बताइए। सजीवों में प्रजनन की विभाजन तथा खंडन विधि को उदाहरण देकर समझाइए। जीवों में जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण देकर या उदाहरण सहित समझाइए। विभाजन, एक कोशिकीय जीव समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाते हैं। इस क्रिया को ही विखंडन या विभाजन कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। क्या? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। खंडन विधि क्या है? कुछ सरल रचना वाले बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके
दो या दो से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। क्या? कुछ सरल रचना वाले बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है। और प्रत्येक खंड टूट टूट के एक नए जीव का निर्माण करता है। इस क्रिया को खंडन कहते हैं। जैसे स्पाइरोगैरा, राइजोपस, ये जो क्या होते हैं, प्रत्येक प्रत्येक खंड में टूट जाते हैं और एक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कायिक जनन की दो विधियों का उदाहरण सहित समझाइए। कायिक जनन किसे कहते हैं? तने द्वारा इस विधि का उदाहरण दीजिए। कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन के लाभ लिखिए। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अच्छा, कायिक जनन, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन विधि द्वारा होती है। बीज रहित पौधों में जो जनन क्रिया होती है वो कायिक जनन विधि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधों के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। कायिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। कलम लगाना। क्या है? कलम लगाना। कलम को आप जानते हो? जैसे एक ये पेड़ हो गया, इसमें बहुत टहनियाँ लगी हुई हैं, ये टहनी ये टहनी। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी टहनी इसकी काट कर, छोटी टहनी काट कर इसी में खदोड़ के उसको यहाँ पर सेट कर देते हैं और यहाँ पर मिट्टी उट्टी लगा के बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात इसमें से जड़ें निकल आएंगी और फिर उस जड़ों को आप वहाँ से काट करके उस पेड़ को आप अलग लगा सकते हो। ये क्या हो गया? इसे हम कहते हैं कलम। देखो समझते हैं। इस विधि में तने के कलिका इस छोटे से टुकड़े को काट लिया जाता है। इन टुकड़े को कलम कहते हैं। इनमें निचले सिरों को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिनमें से कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं। इन पर उपस्थिति कलिकाएं वृद्धि करके एक नया पौधा बना लेती है। जैसे उदाहरण गुलाब, गुड़हल। गांव में सभी बच्चे गुलाब लगाते हैं, गुड़हल लगाते हैं ना, काट के जमीन में गाड़ देते हैं और नया पौधा जम जाता है। और जो हमने विधि बताई कि पेड़ में सेट कर देते हैं, वो नींबू वगैरह में होता है, इससे नींबू अच्छे होंगे। दाब लगाना। कुछ पौधों में हम पौधों की किसी शाखा को झुकाकर नई मिट्टी में दबा देते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। कुछ समय बाद इनकी जड़ें निकल आती हैं और नई सॉरी कुछ कुछ पौधों में हम पौधों की किसी शाखा को झुकाकर मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नया पौधा बन जाता है। यानी जो पौधे पत्तियां झुकाई गई हैं मिट्टी में, फिर में जड़ें निकल आती हैं, जड़ें, और एक नया पौधा बन जाता है। मेन पौधा तो ये था जिससे ये पत्तियां आई, लेकिन एक पौधा यहाँ पर हो गया है ना। उदाहरण के लिए बेला, चमेली, कनेर ऐसे होते हैं। फिर अगला क्या है? पत्तियों द्वारा। ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म जैसे कुछ पौधों को पत्तियों को किनारे पर बहुत सी कलिकाएं निकलती हैं। अनुकूल दशाओं में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बन जाती हैं। जो जो ब्रायोफिल्म है, एक पौधे के किनारे पर बहुत कलिकाएं होती हैं, जो अनुकूल दशाओं में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधे बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ कुछ ऐसे होता है, इससे ऐसे होता ना, ऐसे होता है। लेकिन उनको देखोगे उसमें से जड़ें निकलती रहती हैं, जड़ें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है कि फिर धरती में गड़ जाती हैं। मतलब इनकी इतनी मोटी मोटी तने होते हैं कि वो दोबारा धरती में आ जाते हैं कि जैसे लग रहा है यहाँ से पेड़ हो। देखा होगा ना, ऐसा बरगद में होता है। बस जड़ों का उपयोग करके। कुछ पौधों की जड़ों पर रेशेदार कलिकाएं होती हैं। जब इन्हें नम मिट्टी में बोया जाता है तो इनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए शकरकंदी, पुदीना, अदरक, हल्दी, प्याज, केला, लहसुन, जलकुंभी। यानी जो जड़ों को देखा होगा, जो कुछ जड़ें होती कैसी जालीदार जड़ें होती हैं। पुदीना को उखाड़ के अलग लगाए होंगे आप लोग, गाँव में देखा होगा बिल्कुल, कि पुदीना का जो पेड़ है उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, धीरे धीरे वो लंबा हो जाता है और फैलता चला जाता है ना, जलकुंभी मॉडल में। अगला है रोपण। इस क्रिया में हम ऐच्छिक पौधों की टहनी, जिसे हम कलम कहते हैं, को वृक्ष के ठूंठ या स्कंद पर लगा देते हैं। स्कंद पौधे का मूल तंत्र होता है, जिसके तने पर मिट्टी के नीचे मूल तंत्र होता है। कलम ऐच्छिक पौधे की टहनी होती है, यानी जिस पौधे की आप चाहो, जिस नींबू की चाहो, अमरूद की चाहो, उसकी काट कर और जिसमें चाहो उसमें लगा दो। दोनों भागों को बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कारण कलम तथा स्कंद एक दूसरे से जुड़ी रहती है। आप सभी लोग एक प्रयोग करना कि जैसे आपके घर में एक
नींबू का पेड़ लगाइए, एक लगा है ये, इसमें नींबू खूब सारे लगते हैं, इसमें लगते हैं और इसमें नहीं लगते हैं। तो इसकी एक टहनी काट करके, सॉरी हाँ, इसकी एक टहनी काट करके इसमें लगा देना, इसमें, और कस के बांध बांध देना, इसमें बांध देना। धीरे धीरे देखना कि ये टहनी इनसे, इस पेड़ से जुड़ जाती है और इसमें भी नींबू निकलने लगेंगे। प्रयोग करना। स्कंद कलम को पोषण प्रदान करता है। इस विधि को अपनाने से हम ऐच्छिक गुणों वाले पौधे या फल प्राप्त कर सकते हैं। आम की विविध किस्में रोपण विधि द्वारा ही उगाई जाती हैं। आम की बहुत सी फसलें इसी विधि द्वारा ही उत्पादित की जाती हैं। कायिक जनन के लाभ। जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगा लिए जाते हैं। नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। जो नए पौधे होते हैं वो बहुत ही कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। नए पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। जो नए पौधे होते हैं वो अपने पूर्व पेड़ के समान होते हैं। पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जाता है। यानी इसी तरह ये इसी प्रक्रिया द्वारा पौधों को एक से दूसरी पीढ़ी द्वारा बनाया जा सकता है। ये आ गया पुष्प वाला क्वेश्चन। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए। या पुष्प की अनुदैर्ध्य नामांकित चित्र बनाइए। कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। हम आपको दोबारा समझा रहे हैं, ये मत सोचना कि सर जी वही बार बार पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम आपका रिवीजन भी करा रहे हैं। ठीक है। उत्तर आवृत बीजी पौधे। क्वेश्चन था नामांकित पुष्प का चित्र बनाइए एवं उनके विभिन्न चक्र के कार्य लिखिए, या फिर पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बनाइए। अब आंसर क्या है हमारा? आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। पुष्प क्या क्या कहते हैं? रूपांतरित शाखा। इसके 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से 4 चक्र होते हैं देखते हैं। ये जो पृष्ठ है वो पुमंग है। कौन सा? ये पुमंग है। ये यहाँ पर परागकोश है। ये क्या है? पुंतुति। ये है पुंकेसर। ये है पुष्परंत। ये है पुष्पासन। ये है बीजांड। ये क्या है? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बाह्य दलपत्र का समूह। यह क्या है? बाह्य दलपुंज। दलपत्र का समूह यह है दलपुंज। ठीक है। ये पुष्प के विभिन्न भाग हैं। वीडियो पॉज करके आप फिगर बना लीजिएगा और सभी भागों को अच्छे से समझ लीजिएगा। बाह्य दल का क्या रहता है? यह हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का चक्र है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है। यह बाह्य दल पत्रों का समूह है। कैसा समूह है? बाह्य दल, यानी ये पत्तियों की रक्षा करता है। अगला दल है कोरोला या दल। दल या फिर कोरोला। ये रंगीन होते हैं तथा परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं या दल पत्रों का समूह होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पुमंग। पुमंग क्या होता है? इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इनकी जो प्रत्येक शाखाएं या इकाई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। जो इसका अगला पृष्ठ होता है, अगला भाग होता है, अग्रभाग, उसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं। परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। अगली हेडिंग है जायांग। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पल कहते हैं। कार्पल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है जिसमें बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। बीजांड से बीज बनता है। क्वेश्चन कुछ मिस है, अगला देख लेते हैं। पौधों में लैंगिक व पौधों में अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। पहला नंबर है एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती। जनक कहते हैं पिता को। जनक क्या कहते हैं? पिता को जनक कहते हैं। ठीक है। एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन, इसमें 2 जनकों का होना आवश्यक। इसमें 2 जनक होते हैं। ठीक है। निषेचन नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन नहीं होता, जबकि इसमें निषेचन होता है। ये आपका अति लघु आंसर है।
और जबकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपने कितने आंसर अटेम्प्ट किए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।